हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है ग्रेविटेशन के ऊपर ही दिया हुआ है। ग्रेविटेशन सर इसाक न्यूटन उन्होंने बताया था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी ग्रेविटेशन की। ठीक है, तो तब उन्होंने जब वो एक पेड़ के नीचे सोए थे, एक पेड़ के नीचे जस्ट वो जब आराम कर रहे थे तो उनके सिर पर एक एप्पल गिरा। ये स्टोरी तो सबको पता है। तो जब उनके सिर पर जब एप्पल गिरा तब उन्होंने सोचा कि ये मेरे जो सिर के ऊपर एप्पल गिरा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही कैसे आया। मतलब जो एप्पल है, यहाँ पे अगर कोई एप्पल है तो वो ऐसे भी गिर सकता है, या एप्पल है वो ऊपर की तरफ भी जाना चाहिए था, या एप्पल जो है वो ऐसे तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिर रहा है। तो तभी ये जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका डिस्कवरी हुआ था। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उन्होंने बताया कि अर्थ जो है, अर्थ हर एक चीज़ को, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको अपने तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो अर्थ क्या करेगी, उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी हर एक चीज़ को। जैसे मान लो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, अगर चेयर है यहाँ पे रखा हुआ तो चेयर को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो इसी जो फोर्स जो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अर्थ, उसी फोर्स को हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यहाँ पे एप्पल अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो न्यूटन ने ये भी सोचा अगर एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है तो मून जो अर्थ के अराउंड हमेशा घूमते रहता है, अर्थ के अराउंड, तो वो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता। तो ये जो क्वेश्चन था वो न्यूटन के दिमाग में आया था। तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी करके बताता हूँ। मान लीजिए अपन यहाँ पे हम लोग अर्थ पे है, ये अर्थ है अपना। अर्थ के ऊपर एक सबसे लंबी टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे खड़े, ठीक है। अगर फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस पे अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, तो फ्लैट सरफेस में अगर कोई मैं बॉल फेंकूँ यहाँ पे, तो बॉल क्या होने वाला है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके नीचे गिरेगा। और अगर ज़ोर से फेंकूँ तो वापस एक और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे गिरने वाला है। और अगर जितना मतलब ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना दूर वो जाके बॉल गिरने वाली है। लेकिन ये अपने अगर फ्लैट अर्थ सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है, अगर राउंड है जैसे हमारा अर्थ है, तो टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट को अगर मैं फेंकूँगा एक पर्टिकुलर स्पीड से या वेलोसिटी से या फोर्स से अगर मैं फेंकूँगा तो वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अर्थ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी यहाँ पे, जो कि उसको ऑब्जेक्ट को सरफेस मिल गया नीचे आने के लिए। वैसे ही अगर एक फोर्स ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को और थोड़ी ज़ोर से फेंकूँगा तब थोड़ी और दूर जाने के बाद वापस सरफेस ढूंढने के नीचे आने के लिए, वैसे ही एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से होके उसको एक अर्थ के अराउंड एक राउंड लेने के बाद वो मेरी तरफ वापस अट्रैक्ट होगा। मतलब यहाँ पे अर्थ तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी की वजह से अर्थ के पास अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, और उसकी वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, उसको सरफेस भी नहीं मिल रहा है नीचे आने के लिए। तो वो क्या होगा, एक अर्थ के अराउंड एक राउंड लेने के बाद वो मेरी तरफ वापस आएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा फोर्स से अगर बाहर फेंक दिया, ज़्यादा फोर्स से अगर मैंने फेंका, तो वो क्या हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर जा सकता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना दूर चला जाएगा, फिर वो वापस अर्थ की तरफ कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट मुझे फेंकना है तो ना तो कम वेलोसिटी होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट का, ना तो ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा, अगर कम होगा तो वो सरफेस पे आके गिरेगा। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का, होना चाहिए, जिससे वो क्या होगा, वो एक अर्थ के अराउंड एक पूरा राउंड ले सके और वापस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सके। मतलब यहाँ पे मुझे बोलना ये है कि मून, ये ऑब्जेक्ट समझो यहाँ पे अभी क्या है, मून, तो मून भी इसी एक वेलोसिटी के ऊपर वो ये करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है और चलते जाता है। मतलब हमें ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से भी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से भी वो अर्थ के पास खींचा नहीं जाता, या अर्थ के पास पुल नहीं हो पाता।
ठीक है। तो इसलिए वो जो मून है वो राउंड एंड राउंड अपना जो काम है वो करते रहता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लैट ऑब्जेक्ट पे बताया था, फ्लैट ऑब्जेक्ट नहीं, फ्लैट सरफेस पे बताया था। अगर आप कोई ज़ोर से फेंकोगे ऑब्जेक्ट को तो वो उसे फ्लैट ऑब्जेक्ट पे आने के बाद वो गिरने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे उसको सरफेस मिला गिरने के लिए ऑब्जेक्ट को, वैसे और ज़ोर से फेंकेंगे तो वो थोड़ी और दूर जाके गिरेगा। लेकिन राउंड अगर सरफेस होगा तो उसके लिए ये जो मैंने यहाँ पे बताया वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। तो मून जो है उसकी वजह से ही वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है और वही वेलोसिटी की वजह से वो अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। और इसी मून के मोशन को जो एक पर्टिकुलर पाथ कवर करके एक पर्टिकुलर राउंड लगा के यहाँ पे वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट होता है या पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे मून के मोशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आपको ये समझ रहा होगा सर्कुलर मोशन मतलब क्या। सर्कुलर मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट अगर एक राउंड मार रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है, आपके हाथ में स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के एक एंड में एक स्टोन लगा हुआ है। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक्टिविटी आपको। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, और आपके हाथों में वो धागा दिया हुआ है या वो जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, और स्ट्रिंग का वन एंड आपके पास है और दूसरी एंड में जो है वो क्या है, स्टोन लगा हुआ है। तो आप स्ट्रिंग को घुमाओगे तो ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो ये सर्कल में घूम रहा है, मतलब उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे वापस, सर्कुलर मोशन। जैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, वो भी सर्कुलर मोशन है। और इसी चीज़ को जो थ्रेड है, थ्रेड के साथ वो जो स्टोन यहाँ पे टाई किया हुआ है, ये स्टोन है, स्टोन को जो टाई किया हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। तो ये स्टोन को आप यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, तो ये स्ट्रिंग जो है उस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो टुवर्ड सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो जब फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ होगा, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होने वाला है, टेंजेंशियल होने वाला है। जो उसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। मतलब यहाँ पे सर्कुलर पाथ लेते समय जो वो स्टोन जहाँ जहाँ पे वो पोजीशन आएगा, जहाँ जहाँ पे वो मतलब अपना जाएगा, तो उसका वहाँ पे उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होने वाला है, टेंजेंशियल होगा। मतलब सर्कुलर पाथ में हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे स्टोन जाएगा वो क्या करने वाला है, टेंजेंशियल पाथ कवर करेगा। मतलब मान लो आप रेक्टेंगुलर ग्राउंड है आपके पास, रेक्टेंगुलर ग्राउंड, तो रेक्टेंगुलर ग्राउंड में अगर मैं यहाँ पे जॉगिंग कर रहा हूँ या वॉकिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने डायरेक्शंस मिल रहे हैं मुझे, ये जो है ये इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे जब आऊँगा तो ये इस डायरेक्शन में होने वाला है, इधर की तरफ ये डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ पे 4 डायरेक्शंस हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करता है तो हर एक पॉइंट पे जो स्टोन है वो एक नया डायरेक्शन डिसाइड करेगा या नया डायरेक्शन यहाँ पे बताएगा आपको, जिसको हम टेंजेंशियल डायरेक्शंस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो फोर्स अंदर की तरफ जो खींचता है वो थ्रेड को जो पकड़ा हुआ है स्टोन के साथ, वो जो फोर्स है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स होगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स होने वाला है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिट जो अट्रैक्ट कर रहा है अंदर की तरफ उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मून के केस में जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है उसको क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा फोर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम वहाँ पे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं और जो किसी चीज़ से वो हमारे पास पकड़ा हुआ है, एक उसका जो एंड है वो हमारे पास होता है और वो सर्कुलर पाथ कवर करता है, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो हमारे पास होगा या सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होने वाला ये। तो उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग ने पहले देखा, ग्रेविटेशन, और उसके बाद सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग ने यहाँ पे देखा। तो थर्ड जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है केपलर्स लॉ। तो यहाँ पे हम देखते हैं केपलर्स लॉ। 16th सेंचुरी से पहले
जितने भी साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में और अर्थ के पोजीशंस के बारे में, प्लैनेट्स के पोजीशंस के बारे में वहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस बनाया था या बताया था वो सारे नेकेड आई के ऊपर बताया था। मतलब उनके पास कोई वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं थे या उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो बता सकते, लेकिन तभी उन्होंने नेकेड आई से सारे ऑब्जर्वेशंस करके रखे हुए थे। फिर 16th सेंचुरी के बाद ये जो सारा ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे हिस्ट्री में जमा करके रखा था, हिस्ट्री के प्लैनेट्स के पोजीशंस के बारे में, उन्होंने वो सारा डेटा स्टडी किया 16th सेंचुरी के बाद। और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स का जो मोशन है वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं। तो वो लॉज उन्होंने यहाँ पे केपलर्स लॉज में मतलब यहाँ पे बताया है। तो देखते एक एक करके कि लॉज क्या है केपलर्स लॉ। सबसे पहला लॉ जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट लॉ, केपलर्स का फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse with the sun at one of the foci। तो फर्स्ट लॉ में इनका कहना ये था कि मिडल में तो सबको पता है कि हमारा सन होता है, तो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स जो है वो मोशन करते हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, वो क्या करते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ कवर करते हैं सन के अराउंड। मतलब यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट है, जैसे कि मान लो अर्थ है, तो अर्थ भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, अर्थ जो है वो एलिप्टिकल पाथ कवर करेगा। और सन जो होगा वो एट एक सेंटर होगा, सन सेंटर होगा। मतलब हमें पता है कि एलिप्टिकल, जब हम सर्कल निकालते हैं तो सर्कल का एक सेंटर होता है, यहाँ पे एक सेंटर होगा। लेकिन जब एलिप्टिकल पाथ निकालते हैं तो उसमें दो फोकस होते हैं या दो सेंटर्स होते हैं, जिसमें से एक सेंटर जो है वो क्या होता है, सन, और वो सन के सेंटर को लेकर एलिप्टिकल पाथ कवर करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ बताया था केपलर्स ने। सेकेंड लॉ ऐसा बताया था, सेकेंड लॉ तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग the planets and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। तो मान लीजिए अर्थ जो है वो एक अभी ए पोजीशन पे है इधर, उसके बाद यहाँ पे वो बी पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा अर्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा, वैसी सेम डिस्टेंस मतलब सेम टाइम में यहाँ पे अभी अर्थ, इसका पोजीशन मैं यहाँ पे सी देता हूँ और यहाँ पे जो पोजीशन है उसको मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ। तो ये सी और डी से लेकर जो भी एरिया होगा, मतलब ये वाला पोर्शन एरिया और ये वाला जो एरिया आप मतलब देख सकते हो कि थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सेम एरिया, ये अर्थ क्या करता है या अर्थ क्या करेगा, ये इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पे आने के लिए समझो उसको 2 आवर्स लगा है, 2 आवर्स। तो सी से लेकर डी तक आने के लिए भी उसको कितना आवर्स लगा होगा, 2 आवर्स लगा है। लेकिन जो एरिया उन्होंने कवर किया ये टाइम में, तो क्या होने वाला, जो एरिया कवर किया वो भी क्या है, इक्वल है। तो वही सेकेंड लॉ में बताया है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ए से लेकर बी, यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा वो ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे उसका जो वेलोसिटी था या उसका मोशन जो था वो ज़्यादा वेलोसिटी था उसका। फिर यहाँ पे आने के बाद सी से लेकर डी तक का जो पोजीशन पे आया है, तो तब उसने अर्थ का वेलोसिटी था वो कम किया अपना। तो ये कुछ सर्टन लॉज जो है वो फॉलो करता है, जो मतलब सारे प्लैनेट्स जो है वो फॉलो करते हैं, और इसी को केपलर्स ने समझाया कि वो एलिप्टिकल पाथ कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ में बताया था कि कोई भी प्लैनेट होगा वो एलिप्टिकल पाथ कवर करेगा, और एलिप्टिकल पाथ कवर करने के बाद सेकेंड लॉ में उन्होंने ऐसा बताया कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब इक्वल एरिया कवर करेगा जहाँ जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखो ये भी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये ई है, अगर ई के पोजीशन पे अगर कोई प्लैनेट है, इधर अर्थ है, और यहाँ पे एफ पोजीशन तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा
उतना ही टाइम यहाँ पे लिया था, और वो एरिया भी जो है वो क्या करेगा, सेम एरिया कवर करने वाला है। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ केप्लर्स ने बताया था। आगे थर्ड लॉ के बारे में केप्लर्स ने क्या बोला देखते हैं। थर्ड लॉ केप्लर्स थर्ड लॉ देखते हैं क्या बोला है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। तो वो पूरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया है कि प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, जैसे कि यहाँ पे बोला है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका स्क्वायर वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे सन है और यहाँ पे कोई प्लैनेट है, इधर यहाँ पे प्लैनेट है, ठीक है, तो प्लैनेट से लेकर सन तक का जो भी डिस्टेंस होगा, या उसको हम रेडियस बोलेंगे इसलिए यहाँ पे आर लिया हुआ है, तो जो भी डिस्टेंस होगा उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ठीक है, तो ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटाना है तो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के आएगा। तो के को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, के इज़ कॉन्स्टेंट। तो के को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले, के इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ जो केप्लर्स ने बताया था।